चलिए आज जानते हैं जन्म कुंडली के हर एक भाव में राहु का प्रभाव कैसा होता है। एक जर्नल प्रिडिक्शन जो हम किसी की भी कुंडली में देख सकते हैं। मैंने ये टॉपिक शुरुआत में कवर नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस और ईमेल्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि हम अपनी या किसी दूसरे की कुंडली देखें तो कैसे ये जाने कि एक जर्नल प्रिडिक्शन राहु के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए। कुछ इसी तरह आपकी जन्म कुंडली बनकर आएगी और जैसे मैंने दिखाया कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, आपकी जन्म कुंडली में भी। और खास तौर पे लग्न कुंडली, कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्र कुंडली नहीं देखना है, लग्न कुंडली में ये देखना है। तो आपकी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में इसी तरह किसी न किसी एक भाव में राहु बैठा होगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में जिस भाव में राहु बैठा हो वहां पर कोई नंबर लिखा होगा। उस नंबर को या तो नोट कर लीजिए और या उस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि वो एक राशि है जिससे हमें यह पता चलता है राहु किस राशि में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, आपको ये बात पहले से पता होगी, छाया ग्रह। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है और बड़ा बहरूपिया है। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, अपने छोटे से अनुभव से, 10-12 सालों के अनुभव से इतना जरूर कह सकता हूं कि इसको प्रिडिक्ट करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। या यूं कह लीजिए कि अगर कोई बहुत नया नया ज्योतिषी बना है या ज्योतिष सीख रहा है तो वो कभी कभी अपना खुद से ये चीज बोलता है कि राहु को प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये प्लेनेट है ऐसा, बहरूपिया है। जिस भाव में बैठता है, जिसकी राशि में बैठता है, अपने को वैसा ही दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तो इसकी राशि में बैठा हूं, मैं तो वैसा ही हूं। इसके जो प्रभाव होते हैं इंटेंस होते हैं, देरी नहीं करता, प्रभाव तुरंत दे देता है। आप देखेंगे कभी अगर किसी इंसान के जीवन में बैक टू बैक बहुत खराब घटनाएं हो रही हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से वो परेशान है, उद्विग्न है, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लैनेट उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं एक्टिव है। इसीलिए आप देखिएगा योगिनी दशाओं में जब संकटा की महादशा चलती है या अंतरदशा भी आती है तो जो ज्योतिषी होता है वो थोड़ा सा उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा टेंशन लेता है, क्योंकि वो जानता है कि योगिनी में इसके एक्टिव होने का क्या प्रभाव हो सकता है। तो चलिए आज इस टॉपिक में इस बारे में हम बात करते हैं कि राहु जन्म कुंडली के हर एक भाव में एक साधारण एक जनरल प्रिडिक्शन क्या होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर दिन हजारों की संख्या में कमेंट आते हैं, मगर कई 100 कमेंट्स डेली देखने के लिए मिलते हैं। मैं सबके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कमेंट्स मैं लगभग हर व्यक्ति के देखने की कोशिश करता हूं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं, तारीफ करते हैं, या जो भी मैं मेहनत करता हूं आप उसके बारे में चीज़ें लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं भी देखता हूं, मैं उन्हें जानता हूं और मैं कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो भी मेरे वीडियोस देखते होंगे कभी, लेकिन उनका टेंशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तहे दिल से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल में और वीडियो के माध्यम से जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में अगर आपको राहु को देखना है, मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी कोई कुंडली आपके हाथ में आए और बात राहु की हो रही हो तो आप 2 मिनट में ये तुरंत पहले तो ये समझिए कि जिस इंसान की कुंडली आप देख रहे हैं उस इंसान की कुंडली में राहु इंटेंशनली अच्छा प्रभाव देने के लिए बैठा है या इंटेंशनली खराब प्रभाव देने के लिए बैठा है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं आपको पसंद नहीं करता और मैं आपके साथ बैठा हूं, लेकिन मैं ये शो नहीं कर रहा हूं कि मैं आपसे चिढ़ता हूं या मैं आपको पसंद नहीं करता। तो अब क्योंकि इंटेंशनली मैं आपको पसंद नहीं करता, इसलिए अगर आपके हित में कोई भी बात मुझे बोलनी होगी ना, तो मैं सरकाज़म वाली टोन में बोलूंगा या ऐसे बोलूंगा जिसमें आपको बुरा लगे या आपका अहित हो, खराब हो। क्यों? इंटेंशनली मैं आपको पसंद नहीं करता। और इसका उल्टा कर दीजिए, आप इंटेंशनली किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं और उसके बारे में आप छोटी मोटी बुराई भी सुनेंगे ना, उसे परेशानी में देखेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको बचा लें या आप कोशिश करेंगे कि कैसे आप उसकी मदद कर सकें, क्योंकि इंटेंशन आपका उसको बचाने का है या इंटेंशन आपके उसका प्रति प्रेम है। इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि इंटेंशनली ये अच्छा है या खराब? देखिए, किसी भी इंसान की कुंडली जिसमें आप राहु को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उस इंसान का भाग्यांक देखिए, उसकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग। राहु जब भी पकड़ेगा मूलांक बाद में पहले वो भाग्यांक को पकड़ेगा। आपका भाग्यांक किस तरह के ग्रहों से संबंधित है, नंबर 1। नंबर 2, जिस इंसान की कुंडली आप देख रहे हैं उस इंसान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जिस नक्षत्र में वो जन्म होगा उस नक्षत्र का कोई ना कोई लॉर्ड होगा यानी स्वामी होगा। अब उस स्वामी से राहु की तात्कालिक मित्र, माफ कीजिए, नैसर्गिक मित्रता को देखिए, यानी आपको ये पता चल गया कि इस नक्षत्र को राहु सपोर्ट करता है या नहीं। वर्ण, किसी भी इंसान की जन्म कुंडली को जब आप देखते हैं उसके पंचांग में उसका वर्ण देखिए, वो किस वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का है, शूद्र वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, किस वर्ण का है।
ऐसा वर्ण जिसको राहु सपोर्ट करता हो। मैंने इन सभी टॉपिक में अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अब वो सारी चीजें दोबारा इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो अनावश्यक लंबा होगा। तो पहले ये देख लिया आपने। अब मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि जब भी कुंडली आए, लग्न कुंडली का लग्न देखिए। लग्न कुंडली में लग्न में देखिए कौन सा नंबर लिखा है। 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो मतलब राहु के लिए कारक है। बाकी के कोई दूसरे नंबर है राहु के लिए कारक नहीं है। अब ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा तो मोटा मोटा एक सूत्र याद रखिए। हर वो जन्म लग्न, हर वो जन्म कुंडली जिसमें राहु कारक है, शनि कारक है, राहु भी कारक होगा। अगर उस लग्न में शनि कारक हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, राहु कारक होगा। अगर शनि कारक नहीं है तो राहु भी कारक नहीं होगा। तो ये हो गया आपका लग्न। अब एक अंतिम चीज बची, उसकी राशि। उस इंसान की मून साइन क्या है। जो चंद्र राशि होती है, राहु हमेशा चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट करता है। ये जब भी कभी महादशा अंतरदशा में आता है ना, जैसे शनिदेव आपकी चंद्र राशि को पकड़ते हैं, वैसे ही ये भी पकड़ता है। अब खुद से सोचिए, कोई तो रीजन होगा ना जो इसके लिए बार बार ये शब्द कहा गया कि ये शनिवत फल देता है। शनिवत फल देता है मतलब शनि के जैसे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो शनि का और राहु का कोई आपस में ऐसा रिजल्ट देने का ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। शनिदेव जहां आपको ठहर के, आपको पेशेंस के साथ और लंबे टाइम तक सक्सेस, मतलब लंबे टाइम वाला लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट करते हैं, वही राहु जो होता है ये आपको अचानक रिजल्ट करेगा। परेशान करेगा तो भी अचानक करेगा, और अगर अच्छे रिजल्ट करेगा तो भी अचानक करेगा। यही रीजन है कि लॉटरी सट्टा के लिए शनिदेव को नहीं देखते। लॉटरी सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट और जहां पर भी आपको अचानक पैसा मिलना होगा या आपका अचानक पैसा लगना होगा, हमेशा आप राहु को देखेंगे। अब ये सारे पॉइंट आपने एक जगह नोट कर लीजिए, या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी कि कोई भी कुंडली उठाते ही आप फटाफट चेक कर लेंगे, अच्छा इसका भाग्यांक ये है, इसका लग्न ये है, इसका नक्षत्र ये है, इसकी चंद्र राशि ये है, तो राहु इसके लिए कैसा होगा। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अगर इसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं तो आप एक चीज समझ जाइए कि इंटेंशनली राहु इस इंसान को सही रिजल्ट करेगा। अब उसका फर्क ये होता है कि आपकी कुंडली में ये सब, मान लीजिए कि किसी इंसान की आपने कुंडली देखी और आपको सारे पॉइंट इसके अकॉर्डिंग सही लग रहे हैं, लेकिन उसकी कुंडली में राहु की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। राहु किसी ऐसे भाव में बैठा है जिसे जनरली वो सपोर्ट नहीं करता। तो यहां पर इस बात का जो मैंने आपको बताया, इंटेंशनली राहु का अच्छा रिजल्ट देने का सिर्फ ये प्रभाव पड़ेगा कि राहु खराब होते हुए भी उस इंसान को बचाने की कोशिश करेगा। यानी जो खराब रिजल्ट वो कर सकता था उसकी जगह वो अपनी तरफ से उसको अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करेगा। और इस वजह से कई बार जिसकी कुंडली में आपको राहु की स्थिति अच्छी नहीं भी दिख रही और आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम तो बड़ा परेशान हो गए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, तुम तो ये, तुम तो वो सब कुछ मना कर देता है आपके सामने कि क्या बोल रहे हो पंडित जी, मेरे पास तो गाड़ी भी है, नीचे खड़ी मेरी गाड़ी, मेरे पास तो घर भी है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज एक एस्ट्रोलॉजर के लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, मैंने एक वीडियो और भी बनाया था, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने शायद शनिदेव के लिए भी वो वीडियो बनाया था और राहु के लिए भी बनाया था कि आपको कैसे ये बात पता चलेगी कि राहु हमारी जन्म कुंडली में कैसा रिजल्ट कर रहा है, अच्छा या खराब। जब भी किसी वीडियो में मैं ये शब्द यूज करता हूं, कारक अकारक, आपके लग्न के अकॉर्डिंग अच्छा है या बुरा, इतने सारे कॉमेंट नीचे आ जाते हैं, हम कैसे जाने कि अच्छा है कि खराब, तुम तो बस ये बोल देते हो कि राहु अगर अच्छा है, राहु अगर खराब, हमें कैसे पता चलेगा। जबकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा वीडियो ही देखिए, बहुत सारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बनाया है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बिना ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप कुछ ग्रहों को तो प्रिडिक्ट नहीं ही कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस भाव में राहु बैठा है, इसको लग्न कहते हैं, ये D1 चार्ट का D फर्स्ट हाउस होता है, माफ कीजिएगा फर्स्ट हाउस होता है। लग्न इसको बोलते हैं लग्न का भाव या लग्न भाव, पहला भाव। ये लग्न का भाव, पांचवां भाव और नवां भाव मूल त्रिकोण के 3 भाव होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जब भी आप किसी त्रिकोण को देखते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी त्रिकोण में जो भी उसका दूसरा भाव होगा वो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। दोनों को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। सपोज कीजिए मैं एक लाइन खींचता हूं 1 2, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, तो जो डॉट नीचे है ना, ये बैलेंसिंग डॉट होगा, यानी ये इसको भी संभालेगा और इसे भी संभालेगा। तो इसी तरह किसी भी ट्रायंगल का जो सेकंड हाफ पार्ट होता है, वो पार्ट उन दोनों को ठीक करने की या बिगाड़ने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे अगर मूल त्रिकोण में पंचम भाव बहुत मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ऐसा इंसान अपनी बुद्धिमानी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से अपने खुद की कंडीशन को और अपने भाग्य को ठीक कर लेगा, अपने खुद को और भाग्य को ठीक कर लेगा। यही इकलौता ऐसा भाव है। इसी तरह हर त्रिकोण का एक ऐसा भाव होता है जो जिसे आप बीच का भाव कहते हैं या बैलेंसिंग भाव कह सकते हैं। ये हर त्रिकोण में लागू होता है।
अब मूल त्रिकोण जो होता है ये राहु के लिए होता है बड़ा झंझट वाले घर, इनको पसंद नहीं करता वो। ये मंगल का घर है प्रॉपर, तो यहाँ पर राहु वैसे भी बैठना पसंद नहीं करता। ये भाव जो है सूर्य का घर है, सूर्य और राहु की कितनी बनती होगी आप खुद जानते होंगे। सूर्य और राहु आपस में मित्र तो है नहीं और ना ही कभी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से उतना ही अलग हैं जितना आग और पानी, जितना जमीन और आसमान। नवम भाव गुरु का घर है, तो इधर आना पसंद नहीं करता। एक बिगड़ैल बच्चा जो क्लास में बड़ी शरारत करता है, उसको बोल दिया जाए कि फर्स्ट बेंच में बैठो गुरु के, टीचर के ठीक सामने, पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो बैक बेंचर है, उसको पीछे शरारत करना है, आगे नहीं बैठेगा क्योंकि टीचर की नजर में आ जाएगा। तो इंटेंशनली जो राहु के ये 3 भाव होते हैं वो मतलब आप 100 कुंडलियां अगर उठाएंगे तो 100 कुंडलियों में से केवल आपको 2-3 कुंडलियां या 4 कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जहां पर राहु लग्न में आपको बैठकर बेहतर रिजल्ट कर रहा होगा, बाकी की जगहों पर ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, जब लग्न में राहु बैठता है, क्योंकि मैंने बताया आपका मंगल का घर है ये, अब हर भाव के पहले मैं आपको ये सूत्र याद दिलाऊंगा, वरना अगर मैं किसी भाव में ये बोलना छोड़ दूंगा तो आप कह देंगे कि देखो इसने बताया नहीं। लग्न में राहु अगर किसी इंसान की कुंडली में है, तुरंत उसका पहले भाग्यांक चेक कीजिए, उसका नक्षत्र चेक कीजिए, उसका लग्न चेक कीजिए, उसकी राशि चेक कीजिए। अगर आपको ये चारों चीजें राहु के लिए कारक मिल रही हैं तो लग्न में बैठे राहु के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी राहु किसी इंसान के लग्न में बैठता है तो ये अपनी प्रवृत्ति उस इंसान के अंदर डाल देता है। मैंने अष्टम भाव के लिए और लग्न के लिए हमेशा एक बात कॉमन कही है कि अगर आपके सामने वो इंसान बैठा है जिसके लग्न में राहु है और आप इस भ्रम में हैं कि आप इस इंसान को जान गए हैं या इस इंसान को समझ गए हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। मतलब आप ऐसे इंसान को ना तो समझ सकते हैं और ना ही आप ऐसे इंसान आगे क्या करने वाला है ना ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु है जब लग्न में बैठता है बेहद शार्प माइंड देता है। ऐसे इंसान को सफल कूटनीतिज्ञ भी कहा गया, किसी किताब में लिखा था, माफ कीजिएगा मुझे उस किताब का नाम अभी याद नहीं आ रहा। कूटनीतिज्ञ का मतलब ऐसा, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, ये वो वर्ड होते हैं जो जनरली हम किसी ऐसे चतुर इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं जो जल्दी आपकी पकड़ में आएगा नहीं। मतलब ये अगर लग्न वाला राहु है, ये आपको जैसा दिखाएगा, जैसा ये चाहता है, ये सेम आपको वैसा ही दिखाएगा कि देखो मैं ऐसा हूं। और आप सोचेंगे कि आप इस इंसान की डेप्थ में उतर गए हैं, लेकिन आप इसकी डेप्थ में कभी उतर नहीं सकते। लग्न के अकॉर्डिंग कारक हुआ, जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे, उन 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कारक हुआ तो बेतहाशा इंसान को बुद्धि दे देगा, इंटेलिजेंस दे देगा, डिसीजन मेकिंग पावर दे देगा। ऐसा इंसान ऐसा हो जाएगा कि लिटरली ये हर फील्ड में आपको सक्सेस होकर दिखा सकता है। अगर लग्न में इंसान के राहु बैठा है और अच्छा राहु है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान का ऑरा बहुत क्लीन होता है। मतलब वो जो चाह लेगा वो ऐसे काम भी कर सकता है अपनी लाइफ में जो आप शायद सोचने से भी डरें कि मैं तो काम कर ही नहीं सकता, और वो काम उसके लिए बहुत एक नॉर्मल सी चीज होगी। ऐसा बैलेंस करना जानता होगा, मल्टीटास्किंग में माहिर होगा, एक साथ 10 लोगों से बातचीत कर लेगा, 10 लोगों को समझा लेगा, टीम लीडर बन जाएगा, लीड करना उसको आ जाएगा। अगर किसी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए कहा जाए तो कर ले जाएगा, बिजनेस कर ले जाएगा, जॉब कर ले जाएगा। कोई फील्ड ऐसी नहीं है इस दुनिया की जो इसके लिए आप कह दें कि लग्न करा हुआ है ये कर नहीं पाएगा। बेहद आर्टिस्टिक होगा, मतलब आर्ट के मामले में कोई ना कोई एक आर्ट ऐसे इंसान के अंदर बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा लग्न में राहु हैं और अगर अच्छे हैं, उनकी पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा इंसान या तो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है या गाना बहुत अच्छा गाता है। अब पेंटिंग अच्छी करता है, आप भाग रहे हैं तीसरे भाव की तरफ, गाना अच्छा गाता है, आप भाग रहे हैं दूसरे भाव की तरफ, जबकि कुछ नहीं है, बिगड़े पड़े हैं दोनों भाव, लेकिन लग्न का राहु है, वो उस इंसान को किसी फील्ड में बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। कोई एक आर्ट जो उस इंसान को दूसरे इंसान से क्या करती है, अलग बनाती है। पंचम में दृष्टि डालेगा, बेहद शार्प माइंड हो जाएगा, और यहां से जब ये पंचम में दृष्टि डालता है तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, इन सब में भी अच्छे योग बना देता है। जो अच्छा राहु होता है वो, याद रखिएगा, जब राहु बिगड़ता है तो चोर की प्रवृत्ति देता है। ऐसा इंसान चोर, जैसे चोर की टेंडेंसी होती है ना, वैसा समझिए। और जो एक अच्छा राहु होता है वो एक गुप्तचर की टेंडेंसी देता है। दोनों में बहुत फर्क है। एक चोर है जो किसी घर में घुस के चोरी करके सामान ले आता है, और एक वो है जो मतलब कह लीजिए गुप्तचर है, मतलब कि उसे मालूम सारी चीजें हैं और उसकी छवि भी बहुत खराब नहीं है। वो जहां बैठता है आसपास की चीजों को अब्जॉर्व कर लेता है। अगर आप उसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो उस काम से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सारी चीजों को अब्जॉर्व कर लेगा, नोटिस कर लेगा और आपकी मदद कर लेगा, है ना। तो एक जो अब्जॉर्वर होता है, एक जो गुप्तचर होता है, वो उसकी जो छवि है वो खराब नहीं है। लेकिन अगर कोई चोर है तो उसकी छवि क्या है, ऑलरेडी खराब है। अब देखिए, इस चोर शब्द से बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि मतलब हमारे कि जिसकी कुंडली में होगा कहते हैं हमको चोर बोल रहा है, ऐसा नहीं। चोरी की टेंडेंसी आप समझ रहे हैं ना। चोरी की टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हम क्या ऐसा करें कि मेहनत कम पड़े, वो चीज हमको मिल जाए, या हमें बिल्कुल ही मेहनत ना करनी पड़े, वो चीज हमको मिल जाए। ये बुरे राहु की टेंडेंसी होती है।
अब यही राहु अगर यहाँ पर बैठ के बुरे रिजल्ट देने में आ जाएगा तो यकीन कीजिए आपकी कुंडली का पंचम नवम चाहे जितना अच्छा हो, ये लाइफ टाइम आपको ऐसा घुमा कर रखेगा, एक लूप में फंसा देगा कि आप हमेशा दूसरे इंसान से यही कहेंगे कि मैंने लगभग हर जगह हर तरह से हाथ पांव मार के देखा लेकिन मुझे चीजें नहीं मिली। मैंने जब कुंडलियां देखना शुरू किया कुछ साल पहले प्रॉपर तरीके से, तो मैंने ये देखा कि लग्न वाला जो राहु होता है ये साधारण तो मिलेगा नहीं, ये सिंपल नहीं मिलेगा आपको, या तो ये इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होंगी और या तो फिर इसके अंदर बेहतरीन ऐसी चीजें होंगी, मतलब या तो ये बिल्कुल लो लेवल का मिलेगा आपको या बहुत हाई लेवल का मिलेगा, साधारण नहीं हो सकता। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना, उनका स्वभाव अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं होता। पंचम में देखता है अच्छा राहु होगा तो आपको, जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा इंटेलिजेंस दे देगा, संतान प्राप्ति या संतान में भी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता, और ये आपकी इंटेलिजेंस से आपका बिजनेस या आपके वर्क प्लेस में आपको चार चांद लगा देता है। और ऐसे इंसान की वाक्य पुटता भी बहुत अच्छी होती है, कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने कोई चीज पूछी, फटाक से उसने जवाब दे दिया, ये 5th हाउस का राहु देता है। 7th हाउस में दृष्टि डालेगा तो देखिए कितना भी अच्छा हो जाए लग्न के लिए, 7th में दृष्टि डालेगा, दो में से एक चीज ले जाएगा। या तो ये आपकी मैरिड लाइफ में जहर घोलने का काम शुरू कर देगा, लाइफ पार्टनर के साथ, या लाइफ पार्टनर को परेशान करने लगेगा। और अगर ये चीज अच्छी है तो हो सकता है कि आपका बिजनेस ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हो, यानी बिजनेस में आप सिर्फ हाथ पांव मार रहे हैं और आपका काम अच्छा चल नहीं रहा, या तो ये होगा। दोनों चीजें अगर अच्छी मिल रही हैं तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि जिस इंसान की कुंडली आप देख रहे हैं उसकी इंसान की कुंडली में बुध, गुरु और नवम भाव अच्छा है। तभी ये स्थिति हो सकती है कि लग्न में बुरा राहु भी आपको अच्छे रिजल्ट कर रहा है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। नवम भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ती है, कई बार अच्छा जो राहु होता है ना, ऐसा इंसान धर्म विमुख नहीं होता, एक्चुअली वो धर्म को बड़ा पसंद करता है। ऐसे लोग आपको नाम जप करते मिल जाएंगे, ईश्वर में आराधना करते दिख जाएंगे। इवन कई बार तो ये लोग आपको अंधविश्वासी भी मिल जाएंगे कि अपने भगवान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, आप इनके ईश्वर की बुराई करेंगे तो लड़ जाएंगे आपसे। और यही खराब राहु होगा तो देखिए 50 तरह के सवाल पूछेंगे, भगवान है कि नहीं है, होता तो ये होता, ना होता तो क्या होता, मतलब सिर खपाने वाली बातें। लग्न का जो राहु होगा मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, आप इसे अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। दूसरा भाव जो है 2nd हाउस, इसको अर्थ त्रिकोण का पहला भाव कहते हैं। और जब आप किसी इंसान की कुंडली देखते हैं और वो आपसे खास तौर पे ये पूछता है कि मुझे शेयर मार्केटिंग में काम करना है, मुझे प्रॉपर्टी का काम करना है, मुझे घर से कितना पैसा मिलेगा, मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम करूं यानी मेरा घर होगा कि नहीं, या मैं शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टा जुआ इन सब में जीत पाऊंगा, काम कर पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीजें 2nd हाउस के राहु के लिए देखते हैं। और मैं आपको सीरियसली बताऊं तो 2nd हाउस का जो पॉजिटिव राहु होता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है। फिर से सुनिए, अगर 2nd हाउस में राहु है, सबसे पहले भाग्यांक देखिए, क्या भाग्यांक का जो ग्रह है वो राहु के लिए तात्कालिक मित्रता, नैसर्गिक मित्रता वाला है या नहीं। दूसरे नंबर पे उस इंसान का नक्षत्र देखिए, वो किस ग्रह के नक्षत्र में जन्म ले रहा है। उसका लग्न देखिए कि राहु के लिए कारक है कि नहीं, और उसकी चंद्र राशि देखिए, उसका वर्ण देखिए कि वो किस वर्ण में अगर वर्ण को भी राहु सपोर्ट कर दे रहा है तो कई बार राहु के बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब ये अच्छा राहु यहाँ पर बैठ जाए तो आप जितना सोच सकते हैं आप उससे भी 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, आपके पास पैसा भी होगा। और देखिए पैसा जब यहाँ पे राहु बैठ के देगा ना तो दोनों फॉर्म में देगा आपको, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। आपके पास सेविंग्स भी होंगी, आपके पास इनकम भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास घर भी होगा। और हो सकता है आपका घर इतना लेविश जगह पे हो कि जैसे आपने बोला कि मेरी एक प्रॉपर्टी वहां पे पड़ी है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा कॉस्टली प्रॉपर्टी आपकी शहर में है या किसी ऐसी जगह पे, कमर्शियल जगह पे है जहां पर प्रॉपर्टी छोटी है लेकिन वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कई बार इंसान का घर छोटा है लेकिन बहुत लग्जीरियस है, लेविश है घर देखने में, बैंगलो जिसे आप कहते हैं, राहु यहाँ पर देता है। पैतृक संपत्ति आपको कुछ ना करना पड़े, हो सकता है आपको दे देगा, मतलब बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही अरबों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, कई बार ये राहु देता है, मोस्टली केसेस में देता है। यहां पर आपको प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तो सोचना ही नहीं है, आपकी जो आवाज होगी उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी। या 2nd हाउस के राहु को अगर जांचना है, ऐसे इंस्टेंट जांचना है अच्छा है या खराब, अगर इसकी बातचीत करने का तरीका सलीकेदार है, ये अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता है, जिस इंसान की कुंडली है, नॉनवेज नहीं खाता है, अल्कोहल नहीं लेता है, लेडीज की रिस्पेक्ट करता है, या इवन लेडीज हैं तो जेंट्स की रिस्पेक्ट करती हैं, और अपने घर वालों से सही से पेश आता है, तो फिर आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि 2nd हाउस में राहु है तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव राहु के ये सारे रिजल्ट आपको उल्टे देखने के लिए मिलेंगे। वो छुप के सारे काम करना पसंद करेगा। कभी भी देखिएगा जब राहु का नेगेटिव रिजल्ट किसी भी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, इंसान बुरे काम छुप के करेगा। वैसे तो सब कोई बुरे काम छुप के ही करता है, ये शातिर होता है, मतलब आपके सामने ऐसा दिखाएगा कि कुछ नहीं करता हूं और पीठ पीछे सब कुछ कर रहा होगा ऐसा। यहां से राहु की पहली 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में पड़ती है। पॉजिटिव राहु की जब छठे भाव में दृष्टि पड़ती है, मजाल है कि आपके दुश्मन आपके सामने टिक पाए।
और इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दुश्मन आपके सामने नहीं आएंगे, 1000 दुश्मन आपके सामने आए, 1000 के 1000 आपसे हारेंगे, एक अकेला सब पे भारी, वो वाली कहावत होती है। ऐसा इंसान अपने दुश्मनों को खुद भी हराता है और आधा काम इसका राहु करता है। मतलब किसी से दुश्मनी हुई, किसी से नोक झोंक हो गई, टकझक हो गई और कोई व्यक्ति बिना वजह इसके पीछे पड़ गया, इसने थोड़ी देर बाद इसने सोचा चलो छोड़ो, चलो क्या करेंगे, छोड़ो जाने दो, इसका राहु उसको खा जाएगा। मतलब उसके साथ यूजुअली ऐसे इंसिडेंट होने लगेंगे जिससे उसको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये हो क्या रहा है बैक टू बैक। हो सकता है वो इस बात को ना समझ पाए कि मैं उस इंसान से दुश्मनी करके ये सब चीजें भोग रहा हूं, लेकिन होंगी जरूर उसके साथ। मजाल है कि आपके ऊपर कोई कर्ज टिक पाए और मजाल है कि कर्ज आपको नुकसान दे जाए। यहां पर अगर राहु है, 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो आपका कर्ज आपको हमेशा ऊपर उठाता हुआ ले जाएगा। कर्ज से आप बहुत कुछ बन जाएंगे। आप कभी बीमार अगर हुए भी तो आपको, कुछ लोगों की इम्यूनिटी आपने देखा नहीं एक्स्ट्रा बूस्ट होती है। ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, देखने वाला देख के डर रहा है कि ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, मैं होता तो मुझे जुकाम हो जाती उसे कुछ नहीं हो रहा मैं तो जानता हूं ऐसे कई लोगों को, और अंदाजा सटीक बैठा भी था जब उनकी कुंडली देखी कि मतलब अलग मौसम में अलग चीजें ही खा रहे हैं लेकिन बीमार नहीं हो रहे। और वहीं शायद हम जैसे लोगों की बात किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा मेरा नेगेटिव राहु है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन मतलब मेरे साथ ये चीजें हैं कि भाई अगर खान पान में या इन चीजों में थोड़ा सा आप कहते हैं ना एहतियात ना बरतें तो हो सकता है तुरंत आपको वायरल चीजें हो जाएं, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। कई लोगों के साथ ये होता है, सिर्फ मैं नहीं, लेकिन इनके साथ नहीं होता। तो हर तरह से पॉजिटिव चीजें दे रहा है। 8th हाउस में दृष्टि डालेगा, अबेंडेंस, पैतृक संपत्ति तो दे ही देगा। पैतृक संपत्ति के बाद कई बार ऐसे इंसान को अपने जीवन में कई बार ससुराल पक्ष से फायदा हो जाता है। हो सकता है, अब मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मैंने देखा कुछ ऐसे लड़कों की कुंडली में राहु यहाँ पर पॉजिटिव था, उनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली, लेकिन उनको ससुराल पक्ष से इतनी अच्छी खासी हेल्प मिल गई। आज वो लोग बहुत बड़े अलग जगह पे हैं, बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं। अब उसकी शुरुआत हुई यहाँ से हेल्प की, तो ऐसा हुआ। जब कभी लाइफ में आप बुरी परिस्थितियों में फंसे, आपका दिमाग उतना ही और एक्टिव हो गया, आप और उन चीजों से बाहर, तंत्र मंत्र ज्योतिष इनमें भयानक रुचि दे देगा। कई बार इंसान सिद्धि वगैरह के लिए कोशिश कर ले, अगर और कंडीशन ठीक हो, 5th हाउस वगैरह ठीक हो, पा भी लेता है। ये बात आपने माफ कीजिएगा विष दोष के लिए भी सुना होगा कि जब विष दोष होता है तब भी ऐसा बोला जाता है कि मंत्र सिद्धि इंसान को थोड़ा जल्दी मिल जाती है। एक दृष्टि उसकी दशम भाव में पड़ेगी। दशम भाव में राहु का होना और दृष्टि दोनों वर्क प्लेस के लिए तो बहुत अच्छे हैं। कब अच्छे हैं? जब ये खुद पॉजिटिव है। समाज में आपको एक्स्ट्रा, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझको 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, मुझसे एक व्यक्ति है उसने बहुत कुछ ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया या उसने बहुत कम मेहनत की और सब जगह लोग वाह वाह करने लगे, अरे तुम तो बेस्ट हो, ये तो बड़ा गजब किया। मतलब मैं भी गाना गाता हूँ, वो भी गाना गाता है, मैं जानता हूँ कि मैं उससे अच्छा गाना गाता हूँ लेकिन मुझे ऑडियंस नहीं मिल रही। वो मुझसे कम अच्छा गाना गाता है, उसको ऑडियंस मिल रही है, लोग तारीफ करे पड़े हैं कि अरे भाई तुम तो ये, तुम तो। सुनिए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होगा तो पहली बात तो आपको हरकतें दिख जाएंगी वैसी कि वो शराब, मांस, नशा, इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि हो सकता है कानूनी दाव पेच में फंस जाए, पैसा नहीं बचा पाएगा वो अपने पास। हो सकता है कि उसकी बाकी ग्रह स्थितियां अच्छी हो तो आ जाए उसके पैसा पास, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, पैसा सेफ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, अनयूजुअल लोग उसके पीछे पड़े हैं, मतलब जिससे बेचारे का कोई लेना देना नहीं, वही उससे भिड़ा पड़ा है। बीमारियां इस तरह की कि उसका पैसा ही हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, ऐसा देखने को कई बार मिलता है। कर्ज ऐसा है कि वो नहीं चाह रहा लेकिन उसको लोन लेना पड़ा, चुकता करने की बारी आई, फंस रहा है। 8th हाउस में दृष्टि पड़ती है तो अचानक, मतलब अच्छी खासी वो अपनी लाइफ जी रहा है, अचानक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, उसका सब बिगड़ जाता है उसका। मतलब सोचता है अच्छा खासा मैं रास्ते से जा रहा हूँ और पता नहीं क्या ऐसा है कि मेरे साथ ही ऐसी चीजें होती हैं। जैसा मैंने बताया, शादी के बाद जो ससुराल से जो संबंध होते हैं वो राहु यहाँ खराब कर देते हैं। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हो सकता है खराब कर दें, या मे बी आपको जो हेल्प चाहिए वो हेल्प आपके ससुराल से ना मिले और ऐसे कुछ रीजन क्रिएट हो कि अपने ससुराल से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने लगे। दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो एक होता है फेमस और एक होता है नोटोरियस, जिसको आप कहते हैं कुख्यात। कुख्यात का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो समाज आपका क्या सपोर्ट करेगा। देखिए, आज का टाइम वो चल रहा है जब आपकी जेब में अगर नोटों की गड्डी है तो सब कहेंगे वाह भाई बहुत अच्छा इंसान है, इसका तो नेचर बहुत अच्छा है, भले वो आपसे कभी ना मिले हों लेकिन वो जानते हैं कि आप पैसे वाले हैं। और अगर आपकी जेब खाली है, फाइनेंसेस आपका बिल्कुल लो है, तो क्या ही तारीफ मिलेगी आपको समाज से। आप बहुत अच्छा भी करेंगे तो लोग कह के भूल जाएंगे। और कई बार अगर छोटी सी कोई गलती हो जाएगी तो उसको हाइप बना देंगे, और ये फादर के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये दृष्टि फादर के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, कई बार उनकी हेल्थ के लिए और कई बार उनके प्रोफेशन के लिए। देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बार मैं सुनता हूं कुछ लोगों के मुंह से कि हमारा बेटा या हमारा बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम हुई।
ये भी सुनने को आता है कि हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ हमारी ग्रोथ अच्छी होने लगी, लेकिन कई जगह होता है कि हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। थर्ड हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है, सबसे पहले वही चीज चेक करनी है। थर्ड हाउस का राहु जो है हर जगह लगभग आपको उसकी तारीफ सुनने के लिए ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ तारीफ या सिर्फ बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक जनरल प्रिडिक्शन देने आया हूँ कि आप इस चीज को कैसे देखें। तीसरे भाव में राहु है सबसे पहले उस इंसान का भाग्यांक देखिए। भाग्य के अंक का जो स्वामी ग्रह है वो नैसर्गिक रूप से राहु का मित्र है या नहीं। इसके बाद उसका नक्षत्र देखिए, उसका लग्न देखिए, कौन से नंबर से उसकी कुंडली शुरू हो रही है लग्न कुंडली में। उसकी चंद्र राशि देखिए कि उसकी राशि कौन सी है, और उसका वर्ण देखिए कि किस वर्ण में उसने जन्म लिया है। इन सारी चीजों में से ज्यादातर चीजें अगर राहु के सपोर्ट में है, मतलब राहु के लिए कारक है, तो मतलब राहु यहाँ पे कारक। तीसरा भाव प्रॉपर बुध का घर होता है, और यहाँ पर राहु क्या करता है, वो दिखाता है कि देखो मैं तो बुध के जैसा हूं। वो ये दिखा रहा है आपको कि देखो मैं तो, तुम मुझे राहु मत समझो, मैं तो बुध हूं, बुध। तो आपको वो एक्टिंग ऐसे करके दिखाएगा कि बिल्कुल लगेगा बुध है। इसीलिए थर्ड हाउस में जिनके राहु होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फील्ड वर्क में माहिर, लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, और आप कोई भी काम दे दीजिए चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बाहर उससे भी व्यवहार है, उसे भी जानते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, किसी के सामने बातचीत करेंगे बहुत अच्छा होगा, हार नहीं मानेंगे। तो वो ये दिखा रहा है आपको कि देखो मैं बुध हूं, लेकिन है नहीं वो बुध। तो वो बुध क्या, अब बुध क्या है, 15 से 18-19 साल का कोई बच्चा बुध है, और ये अच्छा खासा एक कह लीजिए चतुर प्राणी है, चतुर ग्रह है ये। तो आप ये समझिए कि 16-17 साल का कोई टीनेजर लेकिन भयानक रूप से क्लेवर हो, भयानक रूप से उसका दिमाग शार्प हो, ऐसा कुछ अपने को ये दिखाएगा। अब यहाँ पर अच्छा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि थर्ड हाउस सीधी सी बात है उपचय भाव है, और हम इसे कारक भाव नहीं मानते। तो एक बड़ा सिंपल, आप पुराने जमाने के अगर ब्राह्मणों से मिलेंगे पंडित जी से, तो बहुत खुश होते हैं राहु को इधर देख के, तुम्हारे राहु तीसरे है, तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हालांकि मैंने देखा कि जब आप डीप रिसर्च करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि यहाँ पे भी राहु अगर अच्छा है तो ही उसके रिजल्ट हैं। जैसे कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देना, आप फील्ड वर्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप होटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, तो थोड़े कुछ दिनों बाद आपकी उसमें फ्रेंचाइजीज ओपन होने लगती हैं, एक बड़े लेवल पे आप कोई काम करते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट को शायद हम लोग तीसरे हाउस से देखते हैं। जब भी आप एक दायरा बढ़ाते हैं अपने काम करने का, शायद उसमें थर्ड हाउस आपका एक्टिव हो जाता है। तो थर्ड हाउस में अगर राहु हैं और कारक हैं तो आपका भाग्य खुद आप लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर भाग्य के लिए सोचेगा ही नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं थी वरना हम ये कर लेते, वो नहीं सोचेगा। आप उसे कहेंगे कि तुमको अच्छी किस्मत चाहिए, वो कहेगा नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक काम में फेल होगा तो दूसरे काम के लिए खड़ा हो जाएगा, कह देगा कोई बात नहीं उसमें नहीं मिल पाया था, अब इसमें ट्राई करूंगा। उस ये जो है ना, इसके एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है वो अलग ही लेवल का है। 1 2 3 4 5 7th हाउस को देखेगा पहले 5th एस्पेक्ट से। अब जनरली ऐसे इंसान का अगर राहु अच्छा है तो उसको लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिलेगा जो उसके काम को बूस्ट कर देगा, सपोर्ट कर देगा, और कई बार उसके लाइफ पार्टनर के आने के बाद उसका काम और अच्छा चलने लगेगा। अगर पॉजिटिव राहु है तो टीम वर्क, लीड वर्क, आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, होटल खोलते हैं, या कोई आप फूड बिजनेस शुरू करते हैं, किसी प्रोडक्ट की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज बना के बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपका 7th हाउस का अगर पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, छोटी सी चीज कब बड़ी कंपनी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। 9th हाउस को राहु देखते हैं तो भाग्य, ऐसा इंसान भाग्य के दम पे नहीं चमकता, बल्कि वो अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमका देता है, अपनी किस्मत से ज्यादा अपने हाथों पे भरोसा करता है। इसके लिए भी बोला गया है कि पॉजिटिव राहु थर्ड हाउस में हो तो ऐसा इंसान आर्ट फील्ड में, किसी ना किसी आर्ट फील्ड, जो आर्ट आप बनाते हैं, कोई चीज बनाना, हैंड राइटिंग, आर्ट बनाना, किसी चीज को आप अपने हाथों से बना रहे हैं, ऐसी कोई चीज जो आप करते हो और लोग बोलते हो कि हाँ ये बहुत। अब इसमें इस चीज को जेंडर वाइज मत ले जाइएगा कि मान लीजिए आप सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, आप कढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, कोई चीज अगर कभी टूट जाए उसे बहुत अच्छे से जोड़ देते हैं। इसके बाद राहु का जो 9th एक्सपेक्ट है वो पड़ता है 11th हाउस में। 11th हाउस में राहु का 9th एक्सपेक्ट का मतलब है कि आपके इनकम में लगातार ग्रोथ होना। आप सीढ़ी, सफलता की एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, मतलब आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो मैंने आपको शुरुआत में 5 पॉइंट बताए थे, मान लीजिए वो सब नेगेटिव मिलते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस लग्न के लिए राहु इंटेंशनली अच्छा नहीं है, तो फिर आप समझिए कि थर्ड हाउस में राहु सबसे पहले क्या देता है। थर्ड हाउस में राहु जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो ये होता है कि आप लाख लायक हो, आप लाख डिजर्विंग हो। ये आपको उस जगह रखेगा जिस जगह आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एक 10 करोड़ की रोल्स रॉयस भंगार में खड़ी है, भंगार किसी कबाड़ी के यहाँ खड़ी है, उसका कोई पार्ट खराब हो गया और वो उसे बना नहीं पा रहा, या कोई भी रीजन है, लेकिन आप जब उसको देखेंगे कि ये रोल्स रॉयस इधर खड़ी है, इसके ऊपर ये धूल पड़ी है, ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी है, ऐसा, तो ये आपको मेहनत पूरी कराएगा
और जब रिजल्ट की बारी आएगी तो जहां दूसरे ग्रह 10% 20% रिजल्ट कर देते हैं, ये तो प्रॉपर ठेंगा दिखा देगा। ऐसा होता है। यहां से 5th एक्सप्रेस 7th हाउस में पड़ेगा, आपके मैरिड लाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होना, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना, या पार्टनरशिप के बिजनेस में आपकी पार्टनर से नहीं बन रही, बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। भाग्य में दृष्टि डाल के तो इति कर देगा, मतलब कि आप की हालत ये हो जाएगी कि जीवन भर आप किसी से ये तो कह ही नहीं सकते कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ऐसे मतलब आपको परेशान करेगा। अब खुद सोचिए, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, मैं ही दिन में अगर 10 घंटे मेहनत करूं, लास्ट में मुझे कोई कह दे कि तुमने कुछ नहीं किया, बेकार हो तुम, यूजलेस हो, जाओ यहाँ से, तो कितना खराब लगेगा। वैसे ही चीजें 9th हाउस में, और 9th हाउस साउथ इंडिया में 9th हाउस से भी फादर को देखते हैं, ये फादर के लिए भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप जब भी कभी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दायरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक करना शुरू कर देता है। विदेश जाना, 3rd हाउस ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैवल के लिए, और कई बार विदेशों से जुड़े काम के लिए 3rd हाउस को भी कंसीडर किया जाता है। ये टोटल आपको ब्लॉक करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। 11th हाउस में जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कहने की जरूरत नहीं मुझे कहने की। 11th हाउस आपके सोर्स ऑफ इनकम्स को दिखाता है, आपकी वृद्धि, आपको ग्रोथ को दिखाता है, ब्लॉक करने लगेगा। कहने का मतलब वही है कि आप हैं एक रोल्स रॉयस, लेकिन आप खड़े हैं भंगार में। ऐसा मैं उपाय नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है ऑलरेडी लंबा हो रहा है, माफ कीजिएगा। मैं मुझे आगे इसमें एक टॉपिक, मतलब इसी से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मैं कोशिश करूंगा उसमें मैं आपको रेमेडी बता दूं। वैसे मैंने पुराने कुछ वीडियोस में कई बार रेमेडी बताई हैं, अगर आपने वीडियो देखे हो तो। 4th हाउस में कहते हैं कि राहु को शनिवत फल देने वाला कहा गया है, इसलिए अगर राहु 4th हाउस में बैठा हो तो जैसे शनि क्षेत्र के कारक होते हैं, तो राहु भी मल्टीपल प्रॉपर्टी दे देता है। अब ये बात सुनने में जितनी ईजी लगती है उतनी है नहीं। राहु अगर 4th हाउस में, सबसे पहले जिस इंसान की कुंडली देख रहे हैं उसका भाग्यांक देखिए। भाग्य के अंक का स्वामी ग्रह क्या राहु से नैसर्गिक रूप से मित्र है, उस व्यक्ति का नक्षत्र देखिए, किस ग्रह के नक्षत्र में उसने जन्म लिया है, उसका लग्न देखिए, उसकी राशि देखिए, और उसका वर्ण देखिए। इसके बाद अगर ये सारे 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट भी आपके मैच कर रहे हैं और राहु पॉजिटिव निकल रहा है, तब नो डाउट कि 4th हाउस में आपको मेंटल रूप से चाहे जितना ये परेशान करे, प्रॉपर्टी दे देता है। ये भूमि, जो हमारे पास जमीन होती है, जो प्लॉट्स होते हैं, जो हमारा घर होता है, खासतौर पे बड़े लेवल पे जो विलाज होते हैं, बैंगलोज होते हैं, आपकी जो मदर होती हैं, कई बार आपकी जो हाई स्कूल तक की जो एजुकेशन होती है उसके लिए 5th के साथ जोड़ के चौथे को देखते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो है 4th हाउस से देखने के लिए, आपकी मानसिक शांति, इसी भाव को घर क्यों कहा गया, घर, और मानसिक शांति भी इसी भाव से, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपको जो मानसिक शांति अपने घर में मिलेगी वो बाहर और कहीं नहीं मिलेगी। अब यही मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब ये उल्टा होता है तो अपने ही घर में इंसान का सांस लेना दूभर हो जाता है ना। तो चौथे भाव में अगर राहु है और पॉजिटिव है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज वगैरह सब दे देगा। और देखिए मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, यहां पर अगर पॉजिटिव राहु है तो आपका अपनी मदर से कोई बहुत झगड़ा नहीं होगा कि आप अपनी मदर से बहुत झगड़े पड़े हैं और आपको लग रहा है कि आपकी मदर से बन नहीं रही है। हाँ, मदर की हेल्थ में इश्यूज मैं मान सकता हूँ, वात रोग टाइप्स कुछ रोग होने की संभावना मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी आपका आपकी मदर के साथ जो संबंध होंगे वो प्रॉपर होंगे, ठीक होंगे, उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए राहु का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अगर पॉजिटिव है, भूमि भवन वाहन मकान, मानसिक शांति तो नहीं देगा चाहे जितना पॉजिटिव हो जाए, ये उसका नेचर है। छाया प्लेनेट है तो यहाँ पे भी आपको किसी ना किसी तरह मानसिक उलझनों में परेशान करके रखेगा। 1 2 3 4 5 यहां से बैठ के जब वो अष्टम भाव को देखता है और पॉजिटिव होता है, तो मैंने आपसे बताया कि आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे मांत्रिक बन सकते हैं, हीलिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते जो हीलिंग है वो एज इट इज एक्चुअल होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बात राहु की आती है तब यहां पर 2 लेयर होती हैं, एक जो दिख रहा है, एक जो एक्चुअली है। मैं ये हूं और ये है वो लेयर, यानी ये है राहु, तो ये मैं नहीं हूं, मैं हूं ये। तो ये चीज जो है ना लेयर, वो लेयर राहु क्रिएट करता है, आपको उस लेयर के पार देखना पड़ेगा जब आप राहु को प्रेडिक्ट करेंगे। तो जब राहु यहां से अष्टम भाव को देखता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको ससुराल पक्ष से फायदा दिलवा देगा और प्रॉपर्टी वगैरह में कई बार आपको अचानक से धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। और मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो कई बार प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में यहाँ राहु आपको अच्छा रिजल्ट करा देते हैं। 10th हाउस को देखते हैं तो राजनीति हो गया, पब्लिक फिगर हो गया, एनजीओज वगैरह हो गया, या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कोई काम हो गया, समाज, सोसाइटी, जो लोग बाहर आपको जानते हैं उनसे किसी भी तरह का कोई काम, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं जिसका घर भी बहुत अच्छा है और बाहर भी उसने अपना व्यवहार मेंटेन करके रखा है, यानी उसकी घर में भी इज्जत है और समाज में भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। 12th हाउस में राहु देखता है। अब यहाँ पर राहु 12th हाउस में जब ये योग कारक होगा, यानी कि ये बचाने की कोशिश करेगा, तो 12th हाउस में परेशानियां ब्लॉक नहीं करेगा, है ना। कई लोगों को लगता है अच्छा अब 12वें को देख रहा है, 12वें से होने वाली परेशानियों से बचाएगा, ना, बचाएगा नहीं, कुछ बचाता नहीं है। ये वो चीज है जो कह देगा कि तुम लाख परेशानियों में घिर जाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के झट से निकाल लूंगा।
कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक परेशानी एक दिन आई, दूसरे दिन तीसरे दिन आपने देखा कि अरे यार मैं तो परेशानियों से घिर गया, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर से भी प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम, हेल्थ में भी इशू चल रहा है, पैसे भी चाहिए, पैसे भी नहीं है, पास नहीं है, अचानक कोई एक ऐसी चीज हुई कि आप कुछ ही टाइम में सारी परेशानियों से दूर हो गए, हेल्थ भी अचानक ठीक हो गई, कुछ ऐसा मिल गया जिससे फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर घर में कुछ मैटर चल रहा था वो भी ठीक हो गया। तो कहता है कि 12वें भाव से जुड़े किसी भी तरह के रिजल्ट में फंसोगे निकाल लूंगा और झट से निकाल लूंगा, फंसने नहीं दूंगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम बीच भावर में हो, मैं तुम्हें यूं निकाल लूंगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं भावर में कभी था ही नहीं। तो ऐसा होता है। अब यही राहु अगर नेगेटिव हो जाए, सब कुछ ले जाएगा, मानसिक शांति तो ले ही जाएगा, चैन जो कहते हैं ना, एक चैन नहीं है मुझे, मेंटल पीस नहीं है, वो ले जाएगा, मदर की हेल्थ को ले जाएगा, घर की सुख शांति ले जाएगा, घर में क्लेश ले जाएगा, घर में ही आपकी अपनी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। 8th हाउस को देखेगा, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरी या कोई ऐसा रोग जो कभी था ही नहीं, मतलब चलते फिरते एक ऐसी बीमारी हो रही है जिस बीमारी हमारी ना फैमिली हिस्ट्री में वो बीमारी है, ना उसका हमसे कोई लेना देना है, बस हम बीमार हो जा रहे हैं और पैसा पूरा खर्चा हुआ जा रहा है। ऐसा 10th हाउस को देखता है तो वही कि आप कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन बाहर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, बाहर आप पब्लिक फिगर में वो काम ही नहीं कर पा रहे जिसको करके आप ज्यादा फेमस हो पाए, ज्यादा अच्छे से वो चीज कर पाए। 12th हाउस को देखेगा तो फिर कहना ही नहीं है, पैसा आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी टिकने ही नहीं देगा। जब कह देंगे आपके मेरे पास पैसा है तो कहेगा लाओ खर्चा करवा दूं, जब आप कह देंगे पैसा नहीं है तो कहेगा उधार लेके आओ खर्चा करवा दूं। ऐसा तो नेगेटिव रिजल्ट में ये चीज देखने को मिलता है। अब यही राहु अगर पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव में भी देखिए, मूल त्रिकोण का दूसरा भाव है पंचम भाव। अगर किसी इंसान की कुंडली में बैठा है, पहले उस इंसान का भाग्यांक देखिए, भाग्य के अंक का स्वामी ग्रह क्या राहु से नैसर्गिक रूप से मित्र है या नहीं, उस इंसान का लग्न देखिए क्या है, राहु के लिए कारक है या नहीं, फिर इसी तरह उसका मून साइन यानी उसकी चंद्र राशि चेक करिए राहु के लिए कारक है या नहीं, उस इंसान का नक्षत्र देखिए कि जिस नक्षत्र में उस इंसान ने जन्म लिया है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो उसका राहु से किस तरह के संबंध है, और देखिए कि वो इंसान जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसकी पंचांग में वर्ण उसका क्या है। पंचम भाव में राहु बहुत मतलब समझ लीजिए मिस्टीरियस टाइप का हो जाता है, या तो इस पार या तो उस पार। मतलब यही पंचम भाव में बैठे दो लोगों से आपको मिलवा दूंगा तो आप एक लोग को देख के कहेंगे कि ये दूसरा आप कहेंगे ये दोनों एक जैसे तो है ही नहीं, और 100% इन दोनों में से किसी एक का राहु पंचम में तो है ही नहीं। मतलब ऐसे इंटेंस अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट जब राहु पंचम भाव में बैठता है तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में खास तौर पे बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। ऐसा इंसान प्रिडिक्ट करने में बड़ा माहिर हो जाता है, उसका जो सिक्स सेंस होता है वो कमाल का होता है। और देखिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केटिंग में भी ये कहा जाता है कि आप पढ़ाई भी होती होगी उसकी, लेकिन मैंने ये कई लोगों के मुंह से सुना है तभी आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी आपका जो इंट्यूशन या सिक्स सेंस जो है, आपकी समझ काफी काम करती है। इसमें आपको अपनी समझ से ये तय करना होता है कि आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना। माफ कीजिएगा मुझे ज्यादा मालूम नहीं है तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि जो लोग कुंडली दिखाते वक्त पूछते बताते हैं मैं वही आपसे बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा है, अगर इसमें नहीं है, बाकी चीजों में लॉटरी, सट्टा, जुआ में जहां आपकी टोटल किस्मत काम कर रही है वहां पर तो पॉजिटिव रिजल्ट राहु यहां पर काम कर देता है। अब देखिएगा कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट पंचम भाव में पॉजिटिव राहु है तो ऐसा बच्चा बिल्कुल ऐसी फैमिली में जन्म ले ले जहां पे मतलब खाने पीने के भी लाले पड़े हो ना, तो भी वो अपनी अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से हर वो चीज पालेगा जो वो डिजर्व करता है। यानी आप एक ऐसे परिवार में एक ऐसे बच्चे को देखिए जिसके घर में कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन फिर भी उसने कोई ऐसी राह पकड़ी, कोई ऐसा काम शुरू किया जिसकी वजह से पूरा परिवार, खानदान उसकी वजह से ऊपर आ गया, एक ठीक फ्लो में आ गया। पंचम भाव का राहु ऐसा देता है। अब याद रखिएगा राहु अगर यहां पर अच्छा है ना तो ऐसा इंसान जनरली ऐसा इंसान दूसरों को धोखा नहीं देगा, जो कि आप सबसे ज्यादा सुनते होंगे कि राहु अगर पंचम में तो धोखा दोगे या धोखा खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेगेटिव राहु के रिजल्ट होते हैं। पॉजिटिव राहु अगर पंचम भाव में है ना तो ऐसा इंसान कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के पहले 100 बार सोचेगा। यकीन कीजिए आप, अगर ऐसा इंसान, क्योंकि मैंने बताया था मूल त्रिकोण की बात हो रही होगी तो 100 लोगों की कुंडली उठाएंगे तो 2-3 लोग बस मिलेंगे या 4-5 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पॉजिटिव राहु होगा, क्योंकि मैंने देखा ये चीज कि राहु इस त्रिकोण में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट करता है। पांचों के पांचों पॉइंट उस इंसान के लिए लागू हो जाए तब की बात मैं नहीं करता। सारे डिविजनल चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी हो जाए तो की बात मैं नहीं करता। 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अपनी किस्मत, अपनी इंटेलिजेंस से अपने भाग्य को, अपने भाग्य से, इंटेलिजेंस से अपने भाग्य के द्वारा अपनी लाइफ में एक अच्छी खासी सक्सेस पा लेना, यह है 5th हाउस का पॉजिटिव राहु।
पैदा हुए एक नॉर्मल देश में, या माफ कीजिएगा पैदा हुए अपने देश में, और इसके बाद अपने बिजनेस को, अपने काम को आउट ऑफ कंट्री लेके गए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, या आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई जो आपको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर ले गई। एक उस बच्चे की बात जो किसी देश के किसी गांव में पैदा हुआ और उसको ये पता भी नहीं है विदेश क्या होता है, लेकिन वो विदेश में अच्छा खासा अर्न कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो है 5th हाउस का राहु। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होना, एक इंटेलिजेंट होता है इंसान कि वो कोई चीज देख रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, ठीक है, और एक होता है जो कुछ चीजें सीखता है और जस्ट उससे डबल चीज खुद ब खुद उसके दिमाग में आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा था इंट्यूशन और सिक्स सेंस अच्छा होता है, तो ये देखने को मिलता है। इसके बाद 11th हाउस को देखता है तो इंटेलिजेंस और इनकम का कनेक्शन हो जाता है कि मतलब उसके पास इंटेलिजेंट भी होगा और उसका अर्निंग भी उससे बढ़ा लेगा। और इसके बाद उसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है लग्न में। लग्न में जब राहु की दृष्टि पड़ती है थोड़ी कंफ्यूजन और इरिटेशन ये चीजें तो रहती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में राहु लग्न में भी दृष्टि डाल के आपको इस काबिल बना देता है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को सर्वाइव कर जाएं। नेगेटिव राहु होगा सबसे पहले ना रिलेशनशिप के लिए अच्छा, जैसा मैंने बताया था लोग मुंह पे आके धोखा दे के चले जाएंगे, या ये खुद इंसान ऐसा होगा जो दूसरों को मौका परस्त होगा कि अगर उसे लग रहा है कि उसका फायदा नहीं है वो छोड़ देगा, अगर उसे लग रहा है उसका फायदा नहीं है तो वो काम करेगा जिसमें उसका फायदा हो, लास्ट में वो इंसान अपना ही फायदा देखेगा। नेगेटिव राहु हो तो यहाँ पे राहु होगा, आप इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं कर पाएंगे, लोग आपके मुंह पे बोल के जाएंगे कि होशियार तो बहुत हो लेकिन तुम कुछ नहीं पाए, ऐसा। 9th हाउस को देख के फादर की हेल्थ को, आपके अगर आप हायर एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं उसे भी ब्लॉक करेगा, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किस्मत से आपको दूर करेगा, और आपके भाग्य से आपको जो चीजें मिल जानी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं दूर कर देगा, इनकम को लो कर देगा, मतलब 10 जगह सिर खपा रहे हैं लेकिन कहीं पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, वाली स्थिति आ जाएगी। लग्न को देखेगा तो इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। 6th हाउस में राहु है, सबसे पहले ये देखिए कि जिस इंसान की आप कुंडली चेक कर रहे हैं 6th हाउस में राहु, वो इंसान का भाग्यांक क्या है। अगर भाग्य के अंक का लॉर्ड राहु से नैसर्गिक रूप से मित्र है, बहुत अच्छा। इसके बाद उसके नक्षत्र को देखिए, किस नक्षत्र में उसने जन्म लिया है, उसके लग्न को देखिए, उसकी राशि को देखिए और उसके वर्ण को देखिए। 6th हाउस अर्थ त्रिकोण का सेकंड हाउस होता है। मैंने आपसे कहा था जब भी किसी त्रिकोण के सेकंड हाफ की बात करते हैं वो उसका बैलेंसिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर राहु अच्छा है तो इसे भी कवर करेगा, इसे भी, मतलब यहाँ पर अच्छा राहु आपको फाइनेंसेस भी दे देगा और समाज में पहचान भी दे देगा। इसके अलावा और कहीं पे राहु बैठा हो ना तो हो सकता है अगर वो मजबूत भी हो जाए, इसे जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव कर पाए, लेकिन ये इन दोनों भावों को एक्टिव कर देगा। 6ठे भाव का राहु वैसे भी कारक ही कहा जाता है, बड़े इसके गुणगान किए गए हैं कि ऐसा इंसान अपने शत्रुओं पर हावी होता है, प्रबल शत्रु हंता योग होता है, जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है, वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। कन्या राशि का आती है यहाँ पर, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बुध का प्रॉपर घर है, और 6ठा भाव में नेगेटिव प्लेनेट बैठे हैं, ये बहुत अच्छा कहा भी जाता है। पॉजिटिव राहु जब यहाँ पर बैठता है, लिटरली ये बात सच है कि आपके दुश्मन आपको कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप अपने दुश्मनों को हमेशा आपसे ही हारेंगे वो, और सामने आने वाली किसी भी तरह की सिचुएशन में हमेशा आप भारी रहेंगे। आप बहुत अच्छी जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही बहुत अच्छे जॉब के ऑप्शंस राहु यहाँ पर खोल देता है, बहुत अच्छी एडवाइजरीज जॉब कई बार राहु यहाँ पे खोल देता है। आर्किटेक्ट वगैरह के लिए भी कई बार 6th हाउस में राहु के लिए पोजीशन जो होती है अच्छी देखी जाती है। मीडिएटर, एक मध्यस्थ जो दोनों पार्टीज को कवर कर रहा है और दोनों से फायदा ले रहा है, 6th हाउस में राहु के लिए देखा जाता है। लोन लेके अपना करियर अच्छा बना लेना कई बार ये राहु यहाँ पर देता है, ऐसे इंसान की इम्यूनिटी भी कई बार बूस्ट देखी जाती है। 1 2 3 4 5 10th हाउस में, क्योंकि मैंने बताया कि ये 10th हाउस जो है अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव है, तो यहाँ पर राहु जब 6ठे में बैठता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने वर्क फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे तो समाज में एक आपकी अलग पहचान बनेगी। आपका वर्क प्लेस जितना अच्छा होगा, आपका ऑरा जितना अच्छा होगा, वर्क प्लेस में आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही पब्लिक फिगर में आपकी एक इमेज जो है वो उभर कर सामने आएगी। 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये नहीं कहता है कि 12वें भाव के 12वें भाव से मैं नेगेटिव रिजल्ट नहीं आने दूंगा, ये नहीं कहता। ये कहता है कि चाहे जो भी हो जाए 12वें भाव से रिलेटेड, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, इंस्टेंटली बचा लूंगा, ये बोलता है। अब इसके बाद 9वीं दृष्टि जो है इसकी पड़ती है 2nd हाउस में। 2nd हाउस में राहु का 9th एक्सपेक्ट का मतलब यह है अचानक चीजें अच्छी हो जाना, या कई बार आपको अपनी लाइफ में अपने संघर्ष से खूब अच्छे फाइनेंसेस बना लेना। मतलब कि आप बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं तो आपकी सेविंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, हाई रिटर्न्स वाली जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है, फैमिली से आपको सपोर्ट मिल रहा है, वगैरह वगैरह। अब सुनिए, अगर राहु खराब होगा तो जरूरी नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि राहु बैठा है यहाँ पे तो अच्छा ही होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ, जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो मैच नहीं हो रहे, डिविजनल चार्ट में इसकी स्थिति खराब है, तो ये यहीं से बिगाड़ना शुरू कर देगा।
आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आपके दुश्मनों से, जरूरी नहीं आप जीत पाए, आपके दुश्मन आपको परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे, बीमारियों से आप परेशान होंगे, कर्ज ले लेंगे तो परेशानी होगी, समाज में जो प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए, जो एक ओहदा आपका होना चाहिए, वो नहीं होने देगा। 12th हाउस से रिलेटेड मैंने बताया था कि ये पैसा रुकने नहीं देगा, इन्वेस्ट नहीं होने देगा और कई जगह फालतू का पैसा खर्च हो जाएगा, सेविंग्स तक ले जाएगा। सेकंड हाउस, ये वाला भाव जो है खर्चे को दिखाता है और ये वाला भाव जो है आपके नैसर्गिक, मतलब ये जो सेकंड हाउस है वो धन भाव कहा जाता है। ये परिवार को, कुटुंब को और कई बार परिवार से मिलने वाली प्रॉफिट को भी दिखाता है। उसे ऐसा राहु क्या कर देगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। तो अब ये देखना आपको है कि राहु यहां पर बैठा है तो भला वो पॉजिटिव भी है या ये सिर्फ उसके पॉजिटिव के लिए बात कही जा रही है, ऐसा। 7th हाउस में अगर राहु बैठता है तो यहां पर राहु अगर बैठा है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप जिस इंसान की कुंडली आप देख रहे हैं उसका भाग्यांक क्या है। भाग्य के अंक का स्वामी ग्रह राहु क्या राहु से नैसर्गिक रूप से मित्र है? अगर हाँ है तो फिर ठीक है। और नक्षत्र, किस नक्षत्र में उसने जन्म लिया है, उसका वर्ण क्या है, उसका लग्न क्या है और उसकी राशि क्या है, इतनी चीजें चेक कर लीजिए। इनके अकॉर्डिंग अगर 7th हाउस में राहु पॉजिटिव हुआ तो ये बैलेंसिंग भाव कहा जाता है। देखिए अगर आप जन्म कुंडली को ऐसे डिवाइड करें तो हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर। 7th हाउस में जब राहु होता है तो ऐसा राहु आपको हर चीज में, जो भी चीज से, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर आप एक से ज्यादा लोग हैं, आप एज अ पार्टनर हैं, आप एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, ये आपको सक्सेस दिला देगा। अब जब आप 7th हाउस की बात करते हैं तो आप कहते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में भी आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई आपका पार्टनर है। जहां पर भी किसी काम में आप और आपके साथ कोई भी इन्वॉल्व है, टीम वर्क है, बिजनेस है या वो नौकरी है, यहां पर ये राहु वहां पर आपको बेहतरीन रिजल्ट करेगा। 7th हाउस सिर्फ मैरिड लाइफ के लिए या बिजनेस के लिए नहीं देखा जाता। विदेश में की गई यात्रा, विदेश में खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी, आपका जो बिजनेस है उसका क्या लेवल होगा, ये सारी चीजें आपको 7th हाउस से देखने के लिए मिलती हैं। और यहां पर राहु आपको उन सभी चीजों में बेहतरीन, एकदम बेहतरीन रिजल्ट करेगा। 1 2 3 4 5 11th हाउस को आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उससे आपकी ग्रोथ लगातार ऊपर बढ़ती है, इसे आप कहेंगे 7th हाउस का पॉजिटिव राहु। आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स ग्रो कर रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है तो आप मदद कर रहे हैं, ये है 7th हाउस का पॉजिटिव राहु। आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ एक इनहेंस हुई है, बूस्ट हुई है, ये है 7th हाउस का पॉजिटिव राहु। और अगर आपके बिजनेस में आपके पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद नहीं है और एज अ पार्टनर आप लीड कर रहे हैं, लीडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये है 7th हाउस का पॉजिटिव राहु। यानी ग्रोथ को अपने साथ साथ कनेक्ट करके चलना। लग्न में दृष्टि डालकर ये बात सच है कि कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, चीजों को डिले कर देगा या स्किप करवा देगा, लेकिन दे सब कुछ देगा। चालबाज, तेज दिमाग, इंटेलिजेंट, डिसीजन मेकिंग पावर, हाई इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, ये सारी चीजें राहु आपको दे देगा। 3rd हाउस में जब राहु की दृष्टि पड़ती है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कई सारे लोग हैं और 3rd हाउस दिखाता है पब्लिक, मतलब 3rd हाउस जो है ये आपके पराक्रम को, आपके हाथों के पराक्रम को, आपकी डीलिंग पावर को। तो 7th हाउस का राहु 3rd हाउस में जब 9th एक्सपेक्ट रखेगा तो समझ जाइए कि आप या तो किसी अच्छी जॉब में हैं जहां आपके अंडर कई सारे लोग काम कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस ऐसा कर सकते हैं या कर रहे हैं जिसमें आपके अंडर कई सारे लोग काम कर रहे हैं और आप उनको मैनेज कर रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं। तो ये है 7th हाउस का पॉजिटिव राहु। अब यही नेगेटिव हो जाए तो आपके लाइफ पार्टनर से आपकी नहीं बनेगी। अगर 7th हाउस में और भी पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यकीन कीजिए कई बार मैरिड लाइफ टूटने की कगार पे आ जाती है। अगर देवगुरु बृहस्पति या लड़के की कुंडली है तो गुरु, लड़की की कुंडली है तो शुक्र, माफ कीजिएगा लड़के की कुंडली है तो शुक्र, लड़की की कुंडली है तो गुरु, अगर इनकी स्थिति बद से बदतर होती जाए तो कई बार वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर राहु नेगेटिव है तो या तो ये लाइफ पार्टनर के साथ अनबन देगा या लाइफ पार्टनर को परेशानी देगा। आपके अपने ही बिजनेस में आप ऐसी जगह पे लॉस हो जाएंगे या ऐसी जगह पे आपको लॉस हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आपको यूजुअली लगता है कि यहां पर लॉस होने के चांसेस नहीं है, फिर भी वहां पर लॉस हो गए। आपके अपने पार्टनर्स आपको धोखा दे जाएं, अच्छे माइंडसेट के ना हो, या वो ये सोचते हो कि आपसे अपना फायदा कैसे निकलवाया जाए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें देखने को आएंगी। 1 2 3 4 5 इनकम को लो कर देगा, ग्रोथ आपकी बिल्कुल धीमी हो जाएगी या कह लीजिए कि होगी ही नहीं। लग्न को देखेगा तो जो चीजें आपको करनी चाहिए आपको बिल्कुल जस्ट उससे अपोजिट सीन दिखाएगा। आपको यहां जाना चाहिए और ये आपको प्रेरित करेगा, आपको कहेगा कि तुम पीछे के साइड जाओ, बैक साइड, वहां ज्यादा फायदा है। और आपका टाइम और पैसा, एनर्जी वेस्ट करने के बाद आपको अकल आएगी कि हम गलत डिसीजन ले लिए। 3rd हाउस में आपके पराक्रम को नील कर देगा।
मतलब अब मैं इस बात को कितनी बार और कितने अलग तरीके से समझाऊं कि नेगेटिव राहु का एक्सपेक्ट अगर थर्ड हाउस में हुआ और थर्ड हाउस राहु के नेगेटिव इंपैक्ट में आएगा, तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। कई बार ये देखने के लिए आता है। तो यहां पर राहु के ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं।